दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए दोस्तों, गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज डिस्कशन करते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे। इसके बाद धीरे धीरे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हैं गणित के CDP के, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने उन्हीं के क्वेश्चंस को फ्रेम करके यहाँ पे आपको टॉपिक समझाने का प्रयास किया है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों गणित के विविध मॉडल में आपको 3 मॉडल ध्यान रखने हैं। पहला है आपका बैंकिंग मॉडल, दूसरा है आपका प्रोग्रामिंग मॉडल और तीसरा है आपका रचनावादी मॉडल। दोस्तों, जब भी आपको गणित में बोलेगा ना कि रटना है, किसी भी चीज को याद करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि छोटे बच्चों को रटवा दिए 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, उसका कोई मतलब नहीं पता है, फिर भी आप उसको बोलेंगे बेटा पोयम सुनाओ, तो वैसे ही वो रट के बता देगा 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। रटा हुआ ज्ञान, कहीं भी अगर आपको गणित के अंदर रटे हुए ज्ञान की अगर बात करेगा तो आपको बैंकिंग मॉडल के तहत वो चीज देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? पहला क्या बोला है बैंकिंग मॉडल की बात करते हैं। तो बैंकिंग मॉडल को दिया था पाउलो फ्रेरे ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमने पूछा हुआ है, सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पाउलो फ्रेरे के द्वारा बैंकिंग मॉडल को दिया गया था। सबसे पहले पाउलो फ्रेरे ने ही बताया था बैंकिंग मॉडल के बारे में। रट कर याद करने की विधि क्या है आपकी बैंकिंग मॉडल। रट कर याद करना, तथ्यों को पूछे जाने पर तुरंत बता देना एज इट इज। मतलब बैंकिंग मॉडल में सिंपल सा मतलब क्या है कि सीखना, अर्थात क्या होता है फ्रेंड्स, रटना। सीखना अर्थात क्या है यहाँ बैंकिंग मॉडल में, सीखना मतलब क्या, रटना। बैंकिंग मॉडल ना जो है बच्चों के अंदर यह समझ विकसित नहीं करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें जानकारी होता है, ज्ञान होता है और कौशल की बात होती है। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन में ही आया था। एक जैसे सवालों को अगर बार बार हम हल करा रहे हैं या उसी बेसिस पे और भी सवाल को हल करा रहे हैं, मतलब हम एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहे हैं कि रट लो इस टाइप से, अगर ऐसा आया तो इसको ऐसे ही बनाना है। तो जहां पे भी रटने की बात आएगी वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बैंकिंग मॉडल। और बैंकिंग मॉडल को किसने दिया था, पाउलो फ्रेरे ने। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग मॉडल। प्रोग्रामिंग मॉडल में सबसे पहले तो याद रखिएगा कि सीखना जो है यहाँ पे ये टुकड़ों में होता है, चरण दर चरण बच्चा सीखता है। यहाँ पे बच्चे को कोई भी एक श्रृंखला निर्देशित कर दी जाती है, ठीक है, गाइड कर दी जाती है, बच्चा उसको वैसे ही ठीक सीखता है। बच्चों की जो सीखने की प्रवृत्ति है दोस्तों, वो अलग अलग, गति जो है उनकी वो अलग अलग होती है। सारे बच्चे सीखते एक ही ढंग से हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाए, हो सकता है कोई बच्चा थोड़ा धीरे सीखे, है ना। तो इस प्रकार से फिर बच्चे सीखते हैं, उनकी गति क्या होती है, वो अलग अलग हो सकती है। सीखना जो है वो चरण दर चरण होता है। सीखना जो है फ्रेंड्स वो क्या होता है, चरण दर चरण होता है, और इसमें सक्रिय भागीदारिता नहीं होती है। क्लियर हो गया? तो ये 2 मॉडल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल हो गया। और तीसरा है फ्रेंड्स रचनावादी मॉडल। रचनावादी मतलब क्रिएटिव, कुछ ना कुछ अच्छा बनाएगा। तो रचनावादी तो ऑब्वियस सी बात है, हम आराम से बना सकते हैं। दिमाग पे जोर डालेगा, कुछ नया क्रिएट करेगा, इन्वेंट करेगा, छानबीन करेगा, बच्चा खोज करेगा उसके बारे में, नए नए तरीके विकसित करने में लगा रहेगा। तो इस प्रकार के मॉडल को हम क्या कहेंगे, रचनावादी मॉडल। इसमें क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीखना अर्थात समझ निर्माण करना, मतलब बच्चा उन चीजों को समझ रहा है। तो रचनावादी मॉडल में क्या हो जाएगा, सीखना अर्थात समझ निर्माण करने की प्रक्रिया। इसमें देखिए मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है। सोचने के लिए प्रेरित करना, सीखने में उनकी मदद करना, ठीक है, बच्चों को सीखने में उनकी मदद करना, सोचने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, प्रेरित करना, एक दूसरे से विचार विमर्श बच्चों द्वारा। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, रचनावादी मॉडल में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं और अपना कौशल को बढ़ाते हैं। ठीक है, बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देना, मतलब जो कक्षा का माहौल है वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जहां बच्चा अपना प्रश्न पूछने के लिए फ्री रहे और टीचर भी उसको अपना अच्छे से उसका आंसर दे सके। इतनी स्वतंत्रता उसकी क्लास में होनी चाहिए। अगला है शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते रहें और वे किस तरह से सोच रहे हैं यह समझने में शिक्षक की मदद करना। ये सारे के सारे पॉइंट आपके रचनावादी मॉडल से संबंधित थे। ठीक है, यहां से भी आपको आपके एग्जाम में 1 प्रश्न 2 प्रश्न ऑलवेज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, हमेशा आपको यहाँ से 1 और 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका बैंकिंग मॉडल हो गया, प्रोग्रामिंग मॉडल हो गया और रचनावादी मॉडल हो गया। इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ
अगला टॉपिक है आगमन और निगमन विधि। यहां से आपको बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं बताऊंगा कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं और क्या क्या उसमें आंसर लिया है आयोग ने। सबसे पहले फ्रेंड्स आगमन विधि क्या होती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल या कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सूचनाओं के ज्ञात अंशों के साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। जैसे एग्जाम्पल है, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इसको हम आगमन विधि के माध्यम से प्रूफ करेंगे। जो 3D वस्तुएं दिखाकर किसी अवधारणा का विकास करना है तो भी आगमन होगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर अगर हम बात करेंगे तो भी आपका आगमन होगा, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर अगर बोलेगा तो भी आपका आगमन विधि होगा। क्लियर हो गया? इसका जस्ट अपोजिट होता है निगमन विधि। निगमन विधि में होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। फ्रेंड्स, अगर आपको इस हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सर्कल वीसी STUDY स्टडी सर्कल वीसी लिखेंगे तो आपको वहां पे हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां से आप इजीली इस नोट्स को अवेलेबल कर सकते हैं। क्लियर हो गया आगमन और निगमन? अब देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ है, 2022 का जो टेट ने क्वेश्चन पूछा है व्यापा हमने, वो कई बार आगमन विधि को जो भी आपका प्रश्न पूछा है, जैसे ये वाला कि सूचना के ज्ञात अंशों को साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, इसमें उसने आगमन विधि को आंसर लिया है। क्लियर है? प्रत्येक अभाज्य के 2 गुणनखंड होते हैं, इसमें भी उसने आगमन विधि को आंसर लिया है। लेकिन जब आप 2016 और 17 का सीजी टेट का पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पे उसने आगमन विधि या निगमन विधि को आंसर नहीं लिया है, उसने संश्लेषण विधि को आंसर माना है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, उसने संश्लेषण विधि को आंसर माना है। ठीक है, जबकि संश्लेषण विधि अब जाकर के आयोग जो है फाइनल क्या आंसर ले रहा है? आगमन विधि ले रहा है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमूर्त अवधारणा, गणित में आपकी मोस्टली जो अवधारणा होती है वो अमूर्त होती है। इसका क्रम फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठोस, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। ठीक है, और इसमें एक और आप याद रखिएगा, सबसे पहले होता है 4E जिसको बोलते हैं। सबसे पहले आएगा आपका अनुभव, ठीक है, फिर भाषा, फिर चित्र और फिर प्रतीक। अभाचिप्र, सबसे पहले अनुभव, फिर भाषा, फिर चित्र, फिर प्रतीक। ठोस, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। अमूर्त अवधारणा फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीजगणित क्वेश्चन आता है आपके पास कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अमूर्त अवधारणा किसकी होगी? बीजगणित, रेखा गणित, ठीक है, अंक गणित। उसमें ध्यान रखिएगा हमेशा आपका आंसर क्या होगा? बीजगणित होगा, और ये बहुत ज्यादा व्यापक होता है। ठीक है, व्यापकीकरण। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 विषम संख्याओं का, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं मैंने उसी को फ्रेम करके यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया हुआ है। 2 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है। जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स, 2 विषम संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जा सकती हैं, जिनको हम 2 से नहीं काट सकते। जैसे कि आपका 3 और मान लेते हैं 5, 2 विषम संख्याएं हैं फ्रेंड्स, इन दोनों को जोड़ने पर 8 आएगा। सही हो गया कि 2 विषम संख्याओं का योग क्या होती है? एक सम संख्या होती है। इसे हम तर्क द्वारा प्रूफ कर सकते हैं, और यही हमारा तर्क है कि 2 विषम संख्याएं हैं 3 और 5, और उन दोनों को जब हमने जोड़ा तो क्या मिला? हमें एक सम संख्या मिल गई। 8 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से भाग चली जाती है। क्लियर हो गया? अगला है फ्रेंड्स, इसी टॉपिक से एक और प्रश्न बनता है, यदि 2 सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। जैसे 2 सम पूर्णांक क्या ले लेते हैं, मान लीजिए 2 और 4, इनका योग क्या हो गया? 6। 6 क्या है फ्रेंड्स? सम है ना? तो इसको अगर हमें बताना होगा, अगर हमें 2 सम पूर्णांकों की बात करेंगे तो ये प्रत्यक्ष उत्पत्ति, डायरेक्ट मेथड से हम बता सकते हैं। सम पूर्णांकों के बारे में डायरेक्ट मेथड से, और विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है, इसे हम तर्क द्वारा साबित कर सकते हैं। अगला है कोई फ्रेंड्स, मूल्यांकन के बारे में बोलता है। मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं? एक निदानात्मक, डायग्नोस्टिक, इसी को हम पहचानात्मक भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पहचान की बात करेगा तो निदानात्मक हो गया, योगात्मक और रचनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है मौखिक उदाहरण द्वारा विकास। गणित में मौखिक उदाहरण द्वारा विकास की क्या विशेषताएं हैं? विचार शक्ति, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति। बच्चा कल्पना भी करेगा, तर्क भी करेगा और विचार भी करेगा उसके ऊपर। क्लियर? अगला है सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के बीच का संबंध अनुसंधान, रिसर्च कहलाता है। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के बीच का संबंध क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है।
फ्रेंड्स, गणित की जो प्रकृति होती है प्राथमिक स्तर पर वो मूलतः अमूर्त होती है। गणित की जो प्रकृति होती है प्राथमिक स्तर पर वो मूलतः क्या होती है? सामान्यतः अमूर्त होती है। गणित की प्रकृति का संबंध क्या है? तो गणित की प्रकृति शुद्ध होगी, विशिष्ट क्रम में होगी और स्वरूप होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम। देखिए, दो मैंने लिखा है, एक यहाँ पे लिखा है मैंने है। गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम कौन सा है और कौन सा नहीं है? तो नहीं है को याद रखिएगा, स्वरूप और कार्य पद्धति गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है। जबकि गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम है संचार, गणित के प्रति अरुचि और गणितीय तर्क शक्ति। ये तीन चीजें गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम है, जबकि स्वरूप और कार्य पद्धति गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है। नेक्स्ट है ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। हमने पढ़ा होगा बहुत सारे प्रमेय, ठीक है, क्लास 7th 8th 9th 10th में बहुत सारे थ्योरम्स हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है, इन्हें हम थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम प्रमेय कहते हैं, थ्योरम। नेक्स्ट, मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों पर पहुंचने वाला तर्क क्या कहलाता है? आगमन तर्क कहलाता है। मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों पर पहुंचने वाला तर्क आगमन तर्क कहलाता है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलतियां करके सीखते हैं या बच्चों की गलतियां सीखने में मददगार हैं, ये जीन पियाजे भाई साहब ने कहा था। किसने कहा था? जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, सीखने का मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है, ठीक है। सीखने का मॉडल क्या है? सबसे पहला है फ्रेंड्स कि सीखना क्या है, इसकी समझ, सीखना विषय वस्तु की प्रकृति, बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ। ये तीन आप इसको रट लीजिए बिल्कुल। पहला है सीखना क्या है इसकी समझ, दूसरा विषय वस्तु की प्रकृति और तीसरा बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ। इसमें अगर आपको विधि वगैरह कुछ पूछेगा, चौथा ऑप्शन मान लीजिए विधियां करके कुछ देगा, तो वो चुपचाप गलत कर दीजिएगा। वो क्या होगा? गलत होगा। पहला क्या है? सीखना क्या है इसकी समझ, विषय वस्तु की प्रकृति और बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गणितीय विचार का क्रम। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था गणितीय विचार का क्रम, इसको 4E ऑफ मैथ्स कहते हैं, ठीक है, 4E ऑफ मैथ्स, ठीक है। तो क्या क्या है? सबसे पहले है आपका अनुभव, फिर है नेक्स्ट भाषा, फिर चित्र और फिर प्रतीक। मैंने अभी आपको समझाया था। आगे बढ़ते हैं। संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला। संख्या पद्धति की जो श्रृंखला होती है फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, फिर पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, फिर पूर्णांक इंटीजर्स और परिमेय रैशनल नंबर्स, ठीक है। क्लियर हो गया? सबसे पहले आएंगी आपकी प्राकृतिक संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक और फिर परिमेय। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आया आपको फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सी अवधारणा बताएगा, मूर्त अवधारणा या अमूर्त अवधारणा? तो याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल मूर्त अवधारणा भी बताएगा और अमूर्त अवधारणा भी बताएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय शिक्षण अभिक्षमता क्या 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 बताती है? तो ये गणित की भाषा बताएगी। गणितीय शिक्षण अभिक्षमता क्या क्या बताएगी फ्रेंड्स? गणित की भाषा बताएगी, मूल संकल्पनाओं की समझ बताएगी, ठीक है, और गणितीय संप्रेषण की क्षमता। पहला क्या है? गणित की भाषा, मूल संकल्पनाओं की समझ और तीसरा है गणितीय संप्रेषण की क्षमता। गणित में फ्रेंड्स सबसे पहले कोई भी चीज अगर आएगी तो वो आएगी आपकी स्पष्टीकरण, फिर विश्लेषण, फिर संक्षिप्तीकरण और लास्ट में आएगा आपका निगमन। निगमन सबसे लास्ट में है। सबसे पहले आपका स्पष्टीकरण, विश्लेषण, संक्षिप्तीकरण और फिर निगमन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक सामान्य संकल्पना कौन सी है, तो पूर्ण संख्याएं। याद रखिएगा पूर्ण संख्याएं सबसे ज्यादा सामान्य संकल्पना है। अगला है गणित पाठ्यचर्या के क्या क्या गुण होते हैं? तो गणित पाठ्यचर्या के गुण है सबसे पहले महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखाना। ये तीन फ्रेंड्स क्या है गणित पाठ्यचर्या के गुण। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको एनसीएफ, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के आधार पर पूछता है। क्या क्या हो सकता है मैंने शामिल किया है। पहला है बच्चे जो है फ्रेंड्स वो गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। क्लियर हो गया? सेकंड है
गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गणितीय प्रतिभाओं का विकास, संख्यात्मक कौशलों का विकास, तीसरा है संख्यात्मक कौशलों का विकास, और चौथा पॉइंट मैंने नोट किया है कि बच्चे गणितीय रूप से सोच सके एवं तर्क शक्ति का विकास, साथ ही समस्याओं को सूत्रबद्ध करने व उनका हल खोजने की क्षमता का विकास। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे एनसीएफ 2005 से संबंधित। अगला है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा है, शिक्षा आयोग जो 1964 से 66 के बीच बना था, जिसे हम कोठारी आयोग भी कहते हैं, के अनुसार गणितीय शिक्षण में ज्यादा जोर खालिस्तान समझने पर होना चाहिए। मूलभूत सिद्धांत, गणित सीखने के लिए सबसे पहले बोलते हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, तो यहीं पे मूलभूत सिद्धांत बेसिक कॉन्सेप्ट होना आपका जरूरी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्ले वे विधि। प्ले मतलब होता है खेल, खेल खेल में सीखना। गणितीय गेम और पजल्स के माध्यम से कोई भी चीज को अगर सिखा रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? सांप सीढ़ी, 1 से लेकर 99 तक और फिर 100। ठीक, अगला है फ्रेंड्स, गणित सीखना कठिन होता है। मैंने आपको बताया था प्राथमिक स्तर पर जो है गणित की प्रकृति मूलतः कैसी होती है? अमूर्त होती है, इसलिए गणित सीखना क्या है? थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। गणितीय संक्रियाओं को सरल, तेज और मशीनी बनाता है। जब भी याद आए मशीनी, चुपचाप एल्गोरिदम खोजिएगा। मशीनी भाषा मतलब एल्गोरिदम, क्लियर है? नेक्स्ट, गणित में फ्रेंड्स आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गणित में आकलन के मुख्य उद्देश्य हैं सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, सीखने की प्रक्रिया को केंद्रित करना और सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। तो आकलन के उद्देश्य क्या क्या है गणित शिक्षण में? सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन करना, फिर उसके बाद सीखने की प्रक्रिया को केंद्रित करना, और तीसरा है सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए एक आध दो पॉइंट और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शिक्षक पोस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है प्रतिशत डेटा के लिए उपयुक्त ग्राफ कौन सा होता है? याद रखिएगा प्रतिशत डेटा के लिए पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट, पाई चार्ट मतलब एक सर्कल होगा, उसके अंदर अलग अलग डब्बे बटे होंगे। मान लीजिए ए जो है वो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करेगा, बी जो है वो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह से और भी हो सकता है। डी जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगा, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। ए चावल को डिनोट करता है, बी गेहूं को डिनोट करता है, डी आपके कपास को डिनोट करता है। ठीक है, ए कपड़ा हो गया, बी ट्रेन हो गया, सी बस हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो एक वृत्त, पाई चार्ट क्या होता है फ्रेंड्स? पाई चार्ट क्या होता है? यह एक वृत्त होता है जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है। क्लियर हो गया? अगला है, लास्ट है आज के सेट का, गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या है क्लासरूम ऑपरेशन। ठीक है, याद रखिएगा गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या क्या है फ्रेंड्स? क्लासरूम ऑपरेशंस। और यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स, पाई चार्ट कुछ इस प्रकार का बनता है। ये मान लीजिए एक सर्कल हो गया, ठीक है, मैंने इसको इस तरह से कुछ बांट दिया। मान लेते हैं कि ये सेक्शन ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ए जो है ये मान लेते हैं अंबिकापुर है, बी जो है रायपुर है, सी जो है ये बिलासपुर है ना। बस कुछ इस प्रकार से अगर रहेगा कि अंबिकापुर में टोटल 50% की बात करते हैं, रायपुर में टोटल 30% की बात करते हैं, और बिलासपुर में टोटल 20% की बात करते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से कुछ पाई चार्ट आपको निरूपित करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें दबा के, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक मेरे वीडियोस को पहुंचाएं। और इसी तरह के अन्य वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।